नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज काराकाट लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 6 सीटें हैं नोखा, डेहरी, काराकाट, गोह, ओबरा और नबीनगर। आइए अब बारी बारी से 6 विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले नोखा विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा नोखा विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रघुनाथ प्रसाद साहब विधायक चुने गए थे। 1957 में कांग्रेस के ही जगदीश प्रसाद को यहां से कामयाबी मिली थी। इसके बाद 1962 और 1967 में भी नोखा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और गुठली सिंह लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे। 1969 में जनता पार्टी के जगदीश ओझा ने यहाँ जीत हासिल की थी। 1972 में कांग्रेस ओ की तरफ से जगदीश ओझा दोबारा नोखा से विधायक चुने गए थे। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी सेकुलर के गोपाल नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। 1982 में नोखा सीट जनता पार्टी के खाते में गई और जंगी सिंह चौधरी विधायक चुन लिए गए। 1985 में कांग्रेस की सुमित्रा देवी नोखा से चुनाव जीतने में सफल रही थी। इसके बाद 1990 में जंगी सिंह चौधरी एक बार फिर से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो जनता दल की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 1995 में जनता दल के ही आनंद मोहन सिंह नोखा से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2000 और 2005 की फरवरी में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा और रामेश्वर चौरसिया यहां से विधायक चुने गए। 2005 के ही अक्टूबर में हुए चुनाव में यह सीट लोजपा के खाते में चली गई और सदानंद चौहान विधायक चुन लिए गए। इसके बाद 2010 में रामेश्वर चौरसिया ने एक बार फिर से यह सीट भाजपा की झोली में डाल दी थी, लेकिन 2015 और 2020 के चुनाव में नोखा सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार अनीता देवी ने लगातार जीत हासिल कर ली थी। वहीं 2020 के चुनाव में नोखा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट अनीता देवी ने कामयाबी हासिल की थी। अनीता देवी को 65,690 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट नागेंद्र चंद्रवंशी 48,018 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अनीता देवी ने नागेंद्र चंद्रवंशी को 17,672 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट कृष्णा कबीर 12,313 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 की विधानसभा चुनाव में नोखा सीट पर आरजेडी की अनीता देवी ने जीत हासिल की थी। अनीता देवी ने बीजेपी के कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को 22,998 वोट के बड़े अंतर से हराया था। अनीता देवी को कुल 72,780 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 49,782 वोट ही मिल पाए थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे बसपा के कैंडिडेट राजेंद्र सिंह को कुल 4,101 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में नोखा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने विरोधियों को मात दे दी थी। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने आरजेडी की कांति सिंह को 11,723 वोटों से हराया था। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 39,020 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांति सिंह को कुल 27,297 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएमएल के सैयद कैसर निहाल को कुल 9,295 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में नोखा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने जीत हासिल की थी। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने आरजेडी उम्मीदवार आनंद मोहन सिंह को 11,389 वोटों से हराया था। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को कुल 45,653 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आनंद मोहन सिंह को कुल 34,264 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही लोजपा की सरिता सिंह को कुल 9,946 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नोखा विधानसभा सीट पर लेफ्ट ने बीजेपी पर 14,477 वोट की लीड ली थी। नोखा विधानसभा सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, पासवान और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका है। पुराने आंकड़ों को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से नोखा सीट पर कम मार्जिन से ही सही, लेकिन आरजेडी बाजी मार सकती है। नोखा के बाद डेहरी विधानसभा सीट पर देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा डेहरी विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा सीट काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए और सोशलिस्ट पार्टी के बसावन सिन्हा चुनाव जीतने में सफल रहे थे।
इसके बाद 1957 में भी प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर बसावन सिन्हा ही चुनाव जीते थे। साल 1962 से लेकर 1972 तक लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1962 और 1967 में अब्दुल कयूम अंसारी, 1969 में रियासत करीम और 1972 में तीसरी बार अब्दुल कयूम अंसारी यहाँ से विधायक चुने गए थे। 1957 में बसावन सिंह एक बार फिर से जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और जीतने में सफल रहे। 1980 में भी इस सीट पर जनता पार्टी का ही कब्जा रहा और मोहम्मद इलियास हुसैन चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस के खालिद अनवर अंसारी डेहरी से विधायक चुने गए थे। 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर मोहम्मद इलियास हुसैन विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2000 में भी लगातार तीसरी बार इलियास हुसैन विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 2005 और 2010 में इस सीट पर किसी भी पार्टी को नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। 2005 में प्रदीप कुमार जोशी विधायक बने तो 2010 में ज्योति रश्मि चुनाव जीतने में सफल रही थी। 2015 में मोहम्मद इलियास हुसैन एक बार फिर से आरजेडी की टिकट पर विरोधियों को हराने में सफल रहे थे। 2019 में इस सीट पर उपचुनाव हुए जिसमें पहली बार बीजेपी के कैंडिडेट सत्यनारायण सिंह यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 में कम मार्जिन से ही सही लेकिन आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह ने यहां बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 में डेहरी सीट से आरजेडी कैंडिडेट फतेह बहादुर सिंह ने जीत हासिल की थी। फतेह बहादुर सिंह को 64,567 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी कैंडिडेट सत्यनारायण सिंह को 64,103 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से फतेह बहादुर सिंह ने सत्यनारायण सिंह को महज 464 वोट के कम अंतर से हराया था। वहीं प्रदीप कुमार जोशी 9,070 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में डेहरी सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट मोहम्मद इलियास हुसैन ने जीत हासिल की थी। हुसैन ने बीएलएसपी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार को 3,898 वोट के अंतर से हराया था। मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 49,402 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जितेंद्र कुमार को कुल 45,504 वोट ही मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरएसडब्ल्यूयूडी के प्रदीप कुमार जोशी को कुल 29,541 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में डेहरी सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट ज्योति रश्मि ने जीत हासिल की थी। ज्योति रश्मि ने आरजेडी उम्मीदवार मोहम्मद इलियास हुसैन को 9,815 वोट के अंतर से हराया था। ज्योति रश्मि को कुल 43,634 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 33,819 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह को कुल 27,508 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में डेहरी सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट प्रदीप कुमार जोशी ने जीत हासिल की थी। प्रदीप कुमार जोशी ने आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास हुसैन को 43,277 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। प्रदीप कुमार जोशी को कुल 17,558 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 27,281 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही बीजेपी की शीला सिंह को कुल 8,878 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में डेहरी सीट पर लेफ्ट उम्मीदवार ने एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा पर 10,000 से ज्यादा वोट की लीड बनाई थी, लेकिन तब पवन सिंह ने बीजेपी और कुशवाहा के सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। वैसे सीट पर यादव, कोयरी, पासवान, अति पिछड़े और मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा असर है। यादव और मुस्लिम वोटर मिलकर आरजेडी कैंडिडेट की जीत का आधार बनते हैं। इसलिए यही कहा जा सकता है कि डेहरी सीट पर इस बार भी आरजेडी का पलड़ा भारी रह सकता है। डेहरी के बाद काराकाट विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा कारकाट विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र कारकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार साल 1967 में विधानसभा के चुनाव हुए और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तुलसी सिंह यादव चुनाव जीते थे। इसके बाद 1969 में भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ही तुलसी सिंह यादव दोबारा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1972 में इस सीट पर कांग्रेस की मनोरमा पांडे चुनाव जीती थी। 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट त्रिभुवन सिंह कारकाट से विधायक चुने गए थे। तो 1980 में एक बार फिर से तुलसी सिंह यादव चुनाव जीतने में सफल रहे थे, लेकिन इस बार वो जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर शशि रानी मिश्रा विधायक बनी थी। इसके बाद 1990 और 1995 में जनता दल के तुलसी सिंह यादव लगातार 2 बार विधायक कारकाट से विधायक चुने गए थे। 2000 और 2005 में सीपीएमएल के अरुण सिंह यहां से विधायक चुने गए थे। वहीं 2010 में जेडीयू के टिकट पर राजेश्वर राज कारकाट सीट जीतने में सफल रहे थे, जबकि 2015 में यहां से आरजेडी के टिकट पर संजय यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन 2020 में भाकपा माले के टिकट पर अरुण सिंह ने यहां बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में कारकाट सीट पर भाकपा माले कैंडिडेट अरुण सिंह ने जीत हासिल की थी। अरुण सिंह को 82,700 वोट मिले थे।
जबकि बीजेपी के राजेश्वर राज को 64,511 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से अरुण सिंह ने राजेश्वर राज को 18,179 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं अमित कुमार सिंह 5,645 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कारकाट सीट पर आरजेडी के संजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। संजय कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर राज को 12,119 वोटों से हराया था। संजय कुमार सिंह को कुल 59,720 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेश्वर राज को कुल 47,601 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएमएल के अरुण सिंह को कुल 23,534 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में कारकाट सीट पर जेडीयू के राजेश्वर राज ने जीत हासिल की थी। राजेश्वर राज ने आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना राय को 11,415 वोटों से हराया था। राजेश्वर राय को कुल 49,751 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मुन्ना राय को कुल 38,336 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएल के अरुण सिंह को कुल 23,179 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में कारकाट सीट पर सीपीएमएल के अरुण सिंह ने जीत हासिल की थी। अरुण सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार राजेश्वर राज को 13,546 वोटों से हराया था। अरुण सिंह को कुल 36,721 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजेश्वर राज को कुल 23,175 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे राजद के आनंद कुमार सिंह को कुल 20,207 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कारकाट विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने 6599 वोट की लीड बनाई थी। इससे पता चलता है कि कारकाट सीट पर भाकपा माले की अच्छी पकड़ है। अगर ये सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में गई और बीजेपी का आधार वोट पूरी तरह से उन्हें ट्रांसफर हुआ तो ही यहाँ एनडीए कुछ टक्कर दे पाएगी। काराकाट के बाद गो विधानसभा सीट के गुणागणित पर देखिए ये रिपोर्ट। गो विधानसभा सीट जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। 1951 में ही गोह विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में गोह सीट से सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट मुंद्रिका सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में इस सीट पर कांग्रेस की टिकट पर ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1967 में कांग्रेस की टिकट पर टीएम सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी। वहीं 1969 में गोह सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट अवध सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1972 में एनसीओ के कैंडिडेट मुनीश्वर नाथ सिंह ने गोह सीट पर जनता का समर्थन जीत लिया था। 1977 और 1980 के चुनाव में सीपीआई के टिकट पर राम शरण यादव ने गोह में जीत का परचम लहराया था। बीच में 1985 में कांग्रेसी कैंडिडेट देव कुमार शर्मा ने सीपीआई को हराने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 1990 और 1995 में लगातार 2 बार यहां से सीपीआई के टिकट पर राम शरण यादव ने जीत हासिल की थी। 2000 में गोह से एसएपी के कैंडिडेट के तौर पर देव कुमार शर्मा गोह के विधायक बने थे। 2005 और 2010 में गोह सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट डॉक्टर रणविजय कुमार ने विरोधियों को बुरी तरह से हराया था। 2015 में गोह सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट मनोज कुमार जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2020 में गोह सीट पर आरजेडी के भीम कुमार सिंह ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में गोह सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार भीम कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। भीम कुमार सिंह को 81,410 वोट मिला था, जबकि बीजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार को 45,792 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से भीम कुमार सिंह ने मनोज कुमार को 35,618 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं रणविजय कुमार 44,050 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में गोह सीट से बीजेपी की टिकट पर मनोज कुमार ने जीत हासिल की थी। मनोज कुमार को 53,615 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के कैंडिडेट रणविजय कुमार को 45,943 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मनोज कुमार ने रणविजय कुमार को 7,672 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई के कैंडिडेट सुरेश प्रसाद यादव 18,951 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में गोह सीट पर जेडीयू के रणविजय कुमार ने जीत हासिल की थी। रणविजय कुमार को 47,378 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट राम अयोध्या प्रसाद यादव को 46,684 वोट ही मिल पाया था।
इस तरह से रणविजय कुमार ने राम अयोध्या प्रसाद यादव को महज 694 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट कौकब कादरी 8,418 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में गोह सीट से जेडीयू की टिकट पर रणविजय कुमार ने जीत हासिल की थी। रणविजय कुमार को 26,526 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट दे नारायण सिंह को 22,596 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से रणविजय कुमार ने दे नारायण सिंह यादव को 3,930 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट रणजीत प्रसाद कुशवाहा 19,619 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को पीछे करने में निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह की बड़ी भूमिका थी। वहीं 2020 के चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बड़े पैमाने पर वोट काटकर बीजेपी को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार सारे समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गोह के नतीजों को तय करने में उपेंद्र कुशवाहा की अहम भूमिका होगी। ओबरा विधानसभा सीट के समीकरण पर अब डालते हैं एक नजर। विधानसभा ओबरा विधानसभा सीट काराकाट लोकसभा के तहत आता है। 1952 से ही ओबरा विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट पदारथ सिंह ने जीत हासिल की थी। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट दिलकेश्वर राम ने यहां जीत हासिल की थी, तो 1967 में ओबरा सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आर.के. सिंह ने कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1969 में ओबरा में हुए विधानसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट पदारथ सिंह ने एक बार फिर से जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 1972 में कांग्रेसी उम्मीदवार नारायण सिंह ने ओबरा सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के रामविलास सिंह ने विरोधियों को मात दिया था। 1980 के चुनाव में ओबरा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1985 के चुनाव में ओबरा सीट से लोकदल के रामविलास सिंह ने जीत हासिल की थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट रामविलास सिंह ने एक बार फिर विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1995 और 2000 में भाकपा माले के कैंडिडेट राजा राम सिंह ने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर सत्यनारायण सिंह ने विरोधियों को मात दिया था। 2010 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट सोम प्रकाश सिंह यादव ने सभी विरोधियों को हैरान कर दिया था। 2015 के चुनाव में ओबरा से आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी। 2020 में ओबरा सीट पर आरजेडी के ऋषि कुमार ने सभी विरोधियों को चित कर दिया था। वहीं 2020 के चुनाव में ओबरा सीट पर आरजेडी के ऋषि कुमार ने जीत हासिल की थी। ऋषि कुमार को 63,662 वोट मिला था, जबकि एलजेपी के प्रकाश चंद्रा को 40,994 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से ऋषि कुमार ने प्रकाश चंद्रा को 22,668 वोट के भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू के सुनील कुमार 25,234 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में ओबरा सीट से आरजेडी की टिकट पर वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी। वीरेंद्र कुमार सिन्हा को 56,042 वोट मिला था, जबकि बीएलएसपी के कैंडिडेट चंद्रभूषण वर्मा को 44,646 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने चंद्रभूषण वर्मा को 11,396 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट राजा राम सिंह 22,801 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में ओबरा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट सोम प्रकाश सिंह ने जीत हासिल की थी। सोम प्रकाश सिंह को 36,816 वोट मिला था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को 36,014 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सोम प्रकाश सिंह ने प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को महज 802 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट राजा राम सिंह 18,463 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में ओबरा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट सत्यनारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। सत्यनारायण सिंह को 32,618 वोट मिला था, जबकि भाकपा माले के कैंडिडेट राजाराम सिंह को 14,023 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सत्यनारायण सिंह ने राजाराम सिंह को 8,595 वोट से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट प्रमोद सिंह चंद्रवंशी 23,315 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा सीट पर भाकपा माले ने कुशवाहा पर 28,378 वोट से लीड बनाई थी।
ओबरा सीट पर 20% से ज्यादा वोटर अनुसूचित जाति से आते हैं। वहीं इसके अलावा राजपूत, यादव और अति पिछड़े वोटरों की भी अहम भूमिका है। पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी और जेडीयू के बीच वोट का बंटवारा हो गया था। इस बार ओबरा सीट पर चिराग पासवान अपना दावा ठोक सकते हैं। अगर ओबरा सीट चिराग पासवान के खाते में गई तो फिर यहां बाजी पलट सकती है। अब नबीनगर विधानसभा सीट पर देखिए ये रिपोर्ट। नबीनगर विधानसभा सीट काराकाट लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही नबीनगर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में नबीनगर सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट से अनुग्रह नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। 1957 में इस सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट देवधारी सिंह ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1962 और 1967 में नबीनगर सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1967 के विधानसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय कैंडिडेट एस शर्मा कामयाब रहे थे। वहीं 1969 में नबीनगर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआई ने कांग्रेस को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। सीपीआई कैंडिडेट महावीर प्रसाद अकेला ने नबीनगर में जीत हासिल की थी। 1972 के विधानसभा चुनाव में एनसीयू के कैंडिडेट युगल सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1977 के विधानसभा चुनाव में युगल सिंह ने एक बार फिर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्होंने जेएनपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं 1980, 1985 और 1990 में कांग्रेस के कैंडिडेट रघुवंश प्रसाद सिंह ने लगातार जीत हासिल की थी। वहीं 1995 में जनता दल की टिकट पर वीरेंद्र कुमार सिंह ने नबीनगर में जीत का परचम लहराया था। 2000 के विधानसभा चुनाव में नबीनगर में इस सीट पर आरजेडी कैंडिडेट भीम कुमार यादव ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2005 के नबीनगर सीट पर एलजेपी ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। यहां से एलजेपी कैंडिडेट विजय कुमार सिंह ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव से जेडीयू कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिंह ने लगातार जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में नबीनगर में आरजेडी के विजय कुमार सिंह ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में नबीनगर सीट पर आरजेडी के विजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार सिंह को 64,943 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह को 44,822 वोट मिले थे। इसी के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से विजय कुमार सिंह ने वीरेंद्र कुमार सिंह को 20,121 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं आरएलएसपी के धर्मेंद्र कुमार 23,490 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में नबीनगर सीट से जेडीयू कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। वीरेंद्र कुमार सिंह को 42,035 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार गोपाल नारायण सिंह को 36,774 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से वीरेंद्र कुमार सिंह ने गोपाल नारायण सिंह को 5,261 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विजय कुमार सिंह 22,053 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में नबीनगर सीट पर जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। वीरेंद्र कुमार सिंह को 36,860 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी कैंडिडेट विजय कुमार सिंह को 25,026 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से वीरेंद्र कुमार सिंह ने विजय कुमार सिंह को 11,834 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट अर्चना चंद्रा 11,850 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में नबीनगर सीट से एलजेपी कैंडिडेट विजय कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार सिंह को 42,371 वोट मिला था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट भीम कुमार सिंह को 37,617 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से विजय कुमार सिंह ने भीम कुमार सिंह को 4,754 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट सुशील कुमार सिंह 13,655 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में नबीनगर विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने उपेंद्र कुशवाहा पर लीड बनाई थी। इस लीड को बनाने में निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह की बड़ी भूमिका थी। जातीय समीकरण को देखें तो नबीनगर सीट पर यादव, राजपूत, रविदास और पचपनिया वोटरों की निर्णायक भूमिका है। पिछले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार ने जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया था। इस बार उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए के साथ हैं, इसलिए अगर वो अपने आधार वोट को ट्रांसफर कराने में सफल रहे तो ये सीट तेजस्वी के हाथ से फिसल भी सकती है। आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा सीटों पर आपको ये रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।